So in the last lecture we discussed the temperature conversion of the chapter thermal properties, जिसमें हमने केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को डील किया. सो नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसके बगैर आप फिज़िक्स नहीं पढ़ सकते और इसके बगैर ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते आप, बिकॉज दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं बहुत शॉर्ट टर्म में डिस्क्राइब करूँगा, बाकी इसको आप पढ़ेंगे. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट of a substance is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram mass of that substance through 1 Kelvin. बहुत ही आसान इसका टॉपिक है. सबसे पहले तो आप इसके डेरिवेशन को खुद कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, और इसके पैराग्राफ को पढ़ लेंगे. मगर स्पेसिफिक हीट होती क्या है? ऐसी स्पेसिफिक हीट जो कि आपको चाहिए हो किसी भी सब्सटेंस के लिए, ताकि उसका रिक्वायर्ड अमाउंट जो है हम 1 किलोग्राम को रेस कर दें उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन के ज़रिए. दोबारा समझिए, स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की ऐसी हीट होती है जिसको हम कहते हैं कि अमाउंट है जो कि हमें चाहिए हीट का अमाउंट, ताकि हम 1 किलोग्राम सब्सटेंस का मास को 1 केल्विन टेम्परेचर से रेस कर दें, यानी कि उसका टेम्परेचर हम 1 केल्विन रेस कर दें. सो मैथमेटिकली स्पेसिफिक हीट जिसको हम कहते हैं C, वो बराबर इज इक्वल्स टू होती है डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू यहाँ पर होता है हीट, ठीक है, और जो है ये जो Q है आपके पास, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, एंड C इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल स्पेसिफिक हीट. और डेल्टा नीचे आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में m डेल्टा T. तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, इसमें डेल्टा Q जो है आपके पास हीट है, और ये डेल्टा Q आपके पास फिजिक्स में कहीं भी यूज़ हो उसका मतलब हीट ही होता है. m आपके पास मास है जिस सब्सटेंस का 1 किलोग्राम होना चाहिए, और डेल्टा टेम्परेचर आपके पास 1 केल्विन होना चाहिए, मगर न्यूमेरिकल्स में हम इसकी वैल्यूज़ को डिफरेंट पुट कर सकते हैं. स्पेसिफिक हीट इज़ जूल किलोग्राम इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1. स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेज आर गिवन इन टेबल 8.1. अच्छा, टेबल 8.1 में आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ सम सब्सटेंसेज दी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जिसमें से आपको आई थिंक सिर्फ वाटर की स्पेसिफिक हीट याद होनी चाहिए, ख़ास तौर पे वाटर की और आइस की. वाटर, आइस, इन दोनों की आप बस याद कर लें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इम्पॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. अगर वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो क्या होगा, ये आप खुद रीड करेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपको खुद समझ आ जाएगा कि वाटर की इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, हीट को. तो ये कॉन्सेप्ट आपको कूलिंग सिस्टम में मिलेगा ऑटोमोबाइल के अंदर, और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में मिल जाएगा आपको. अ कंटेनर हैज़ 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर. वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 2.5 लीटर्स, और मास दिया हुआ है आपको नहीं दिया हुआ. तो वॉल्यूम अगर आपको 2.5 लीटर्स दिया हुआ है तो उसका मास क्या होगा, फिर ऑटोमेटिकली मास भी आपका 2.5 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम वाटर की बात की जाए या मास की बात की जाए, एक ही चीज़ होती है वॉल्यूम और वाटर का मास. सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम या फिर 1 kg L इनवर्स 1, पर स्पेसिफिक हीट क्या होती है वाटर की 4200. इनिशियल टेम्परेचर क्या है T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइनल टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं. फाइनल टेम्परेचर आपका नहीं दिया हुआ, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे रेस करना होता है, तो T2 हम फाइंड कर लेंगे. फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड. T2 में से माइनस कर देंगे T1, क्योंकि वाटर बॉयल किस टेम्परेचर पर होती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसलिए हमने T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया. स्पेसिफिक MCQ है ये. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. 100 में से -20 कर दो तो 80 बचेगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 80 केल्विन. अच्छा, मज़े की बात ये डेल्टा T हमें चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा M ओवर डेल्टा T. डेल्टा T तो आ गया 80 केल्विन या 80 डिग्री सेंटीग्रेड. Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा T. ऐसा भी कर सकते हैं हम अगर हमें हीट चाहिए तो. Q को अगर हमें फाइंड करना है तो C हमें पता है स्पेसिफिक हीट वाटर, मास हमें पता है, और हमें इसका टेम्परेचर पता है. पुट करेंगे 840,000 आपके पास आएगा. तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट इज़ 840,000 जूल्स या फिर 840 किलो जूल्स. ठीक है, अगर आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो ये आपके 3 जीरो हट जाएंगे, और बाकी क्योंकि किलो का मतलब ही आपका -3 होता है, एक्सपोनेंट -3, तो -3 कट जाएगा तो आपके पास 840 किलो जूल बच जाएगा. हीट कैपेसिटी क्या होता है? एक तो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है हीट कैपेसिटी. इन दोनों का डिफरेंस समझो. Heat capacity of a body is the quantity of a thermal energy absorbed by it for 1 Kelvin
इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। अभी इसमें बड़ा फ़र्क है। हीट कैपेसिटी ऐसी चीज़ होती है बॉडी की जिसमें क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए ताकि 1 केल्विन जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए बस। और स्पेसिफिक हीट में 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी ऑफ मास का होना चाहिए। तो ये दोनों फ़र्क है। इसी तरह इन दोनों के अगर आप डेरिवेशन को उसको आप सॉल्व करेंगे डेरिवेशन को, तो आप इस नतीजे तक पहुँचेंगे स्पेसिफिक हीट में कि आपके पास ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। एक तो ये हो जाएगा MC और एक ये हो जाएगा, और इसको आप रीड कर लोगे खुद ही ताकि आपको उसका आंसर मिल जाए। ओके, चेंज ऑफ स्टेट, मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कैसे? फॉर सच अ चेंज अकर थर्मल एनर्जी इज एडेड टू और रिमूव फ्रॉम अ सब्सटेंस। होता ये है, अब ये जो आपको डायग्राम दी हुई है इसको आपको रीड तो खुद करना है, मगर मैं इसको समझा आपको खुद दूंगा। कैसे? सॉलिड को हीट करो, ठीक है, तो वो आपके पास लिक्विड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आइस को हीट करो तो वो बन जाएगा वाटर। कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जैसे कि आपके पास आई थिंक कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं, यार मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, आई थिंक वैक्स। आई थिंक वैक्स को आप हीट करो तो होती तो वो सॉलिड है, सॉलिड वैक्स। अगर आप उसको हीट करोगे तो वैक्स को, जो कैंडल की आपकी वैक्स होती है, अगर आप उसको हीट करोगे सॉलिड को तो वो डायरेक्ट आपके पास गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन, क्योंकि इसमें लिक्विड फेज़ नहीं आता। सॉलिड को हीट करने से अगर लिक्विड फेज़ ना आए और वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। तो ये आपके पास इंटर कन्वर्जन है। वाटर को कूल करो, फ्रीज़ करो तो आपके पास आइस बन जाएगी। तो ये आपके पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसको आप रीड कर दोगे, ठीक है? ओके, तो ये एक्टिविटी 8.1 हम पढ़ते हैं। टेक अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ स्टैंड, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ आइस इन द बीकर एंड सस्पेंड अ थर्मोमीटर इन द बीकर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आइस। ये तो प्रैक्टिकल में आप देखते हो कि केमिस्ट्री लैब के अंदर जो बीकर्स होते हैं उसमें आप ये करते हो। नाउ प्लेस अ बर्नर अंडर द बेकर, बेकर के ऊपर बेकर को बर्नर के ऊपर रख दो। द आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। The temperature of the mixture containing ice and water will not increase above 0 degree centigrade until all the ice melts and we get water at 0 degree centigrade. टेम्परेचर आपका वाटर का और आइस का जब तक नहीं इंक्रीज़ होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, जब तक आपकी सारी आइस मेल्ट होकर वाटर नहीं बन जाती 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब वाटर बन गई उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इफ़ दिस वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ फर्दर हीटेड, its temperature will begin to increase above 0 degree centigrade as shown in the by the graph in 8.9. इसमें क्या है, -30 डिग्री टेम्परेचर आपकी आइस थी A, T1 आपने उसको दिया आइस को तो वो B पर आ गई, यानी कि वाटर स्टेट पर आ गई, मगर उसके साथ आइस स्टेट भी है। आइस और वाटर दोनों का स्टेट बन गया पार्ट B के अंदर। फिर आपने उसको दोबारा से T2 टेम्परेचर दिया टाइम लिमिट से, तो वो वाटर आपकी टेम्परेचर को रेज़ करते करते D तक पहुंच गई और वो वाटर और स्टीम बन गई और टेम्परेचर रेज़ कर गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि बॉयल होना शुरू हो गई। उसके बाद आपने उसको अगर कंडेंस करना चाहा तो कंडेंस करते करते टेम्परेचर T3 पर आके वापस से वो आइस बन गई, या फिर आइस और वाटर का मिक्सचर बन गई। दोबारा समझो, ग्राफ है, यहाँ पे -30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर A है, A पे आइस है, T1 दिया टेम्परेचर, B स्टेट पर पहुँच गई यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पर आइस और वाटर, आई और वाटर दोनों का मिक्सचर हो गया। फिर आपने उसको करते करते C स्टेट तक पहुँचाया और C स्टेट से आपने उसको T2 टेम्परेचर दोबारा दिया, यानी कि यहाँ T1 दिया और यहाँ पर T2 दिया। T2 देकर आपका वाटर स्टेट बन गया। वाटर स्टेट कहाँ तक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि बॉयल होना शुरू हो गए। उसके बाद से उसको बॉयल होने पर उसको स्टीम बना दिया गया वाटर के साथ। यहाँ पर आइस और वाटर था, यहाँ पे वाटर और स्टीम है। फिर वापस से उसको कंडेंस करके T3 टेम्परेचर आपने उसको टाइम के साथ साथ दोबारा से आपने उसको आइस बना दिया। तो इस तरीके का आपके पास है, बाकी आप इसको रीड कर लेंगे पार्ट, ये सब मैंने समझा दिया इसको। अब एक टर्म होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी दो चीज़ों को आपस में मिला देना, फ्यूज़ कर देना। फॉर एग्जाम्पल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसी होती है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा इसको समझिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इसका तो पैराग्राफ आप खुद पढ़ लेंगे। ऐसी हीट एनर्जी जो कि चाहिए होती है चेंज करने के लिए किसको? यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका जो है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दी हुई है एच एफ इज इक्वल्स टू हीट रिक्वायर्ड टू फ्यूज़ ओवर एम, और इस तरह आप इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंट 8.1 है, आपको दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट 8.1 में आपको करना ये है, ये जो पूरा आपको दिया हुआ है ना, ये आपको सिर्फ रीड करना है, याद नहीं करना। जैसे कि डेरिवेशन नहीं करनी है आपको इसकी, सिर्फ ग्राफ समझना है आपको, ओनली ग्राफ अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। और आपको जो है ये सारी चीज़ें बस सरसरी तौर पर देख लेनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है कि आपको इसको डिराइव करना है या समझना है, बस आपको इस ग्राफ को समझना है, ठीक है। और मैंने ऊपर वाला जो ग्राफ समझा है उसकी मदद से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। दैट इज़ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ग्राफ। बहुत आसान है, बस उसको समझना है, आपको याद नहीं करना, ताकि अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई MCQ आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंजेस यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called latent heat of vaporization. HV latent heat of vaporization is equal to delta QV over M। तो ये भी आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन याद कर लो, बॉइलिंग पॉइंट याद कर लो, मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो, हीट ऑफ फ्यूजन याद कर लो, ये वाटर की सारी याद कर लो, ठीक है। इसी तरह इसका आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये भी आपको सरसरी तौर पर रीड कर लेना है, समझना है, बस इसको याद नहीं करना, बस इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स के ज़रिए ग्राफ को रीड कर लेना है। आइस है -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर आइस मेल्ट हुई 0 पर, फिर वाटर बनी, स्टीम हुई 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर दोबारा वाटर बॉयल होकर कांस्टेंट हो गई, फिर दोबारा से कंडेंस हो गई। इतना आसान ग्राफ है, कुछ समझने की चीज़ ही नहीं है इसमें, ठीक है। द एवापोरेशन क्या होती है, लिक्विड पार्टिकल्स को बॉयल करो तो वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, रीड कर लेना, बहुत आसान है ये, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है, सरफेस एरिया ज़रूर मालूम कर लेना। ओके वेट अ मिनट, सरफेस एरिया मालूम कर लेना, विंड मालूम कर लेना, नेचर ऑफ द लिक्विड मालूम कर लेना। ओके, कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको पढ़ते हैं। कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड इन रेफ्रिजरेटर्स बाय एवापोरेशन ऑफ अ लिक्विफाइड गैस। एक ऐसी गैस होती है जो कि लिक्विड होती है, उसको हम एवापोरेट करते हैं, तभी आपके जो फ्रिज होते हैं उनका प्रोसेस शुरू होता है। कैसे? दिस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। फ्रियॉन ये आपका कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फ्रियॉन जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, फ्रियॉन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसे गैसेस होती हैं, वॉज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट गैसेस, बट इट्स यूज हैज़ बीन फॉरबिडन व्हेन इट वॉज नोन दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द कॉज ऑफ ओजोन डिप्लेशन इन विच द अपर एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन। दरअसल रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्रियॉन्स को इनहिबिट कर दिया इसने, क्योंकि ये जो है ना ओजोन की नहीं है या फिर कैंसर की नहीं है, यहाँ पर अल्ट्रावायलेट के लिए हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। These rays are harmful to all living matter. Freon gas is now replaced by the ammonia and other substances which are not harmful to the environment. अब आपका काम ये है, आपको YouTube पर जाना है और आपको सर्च करना है कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स, तो उसका पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में समझाएंगे, तो वो आप समझ लीजिएगा नेट से, बहुत आसान है, ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपको मसला भी ना हो, ठीक है। हालांकि आप ये टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर्स। अगर आपका होमवर्क है, आप नेट से आके रेफ्रिजरेटर्स की कूलिंग प्रोसेस को समझेंगे। थर्मल एक्सपेंशन, हीट प्रोवाइड करो और उसको एक्सपेंड कर दो, हीट प्रोवाइड करो और उसको एक्सपेंड कर दो, और ये समझते हैं, ज़रा डिटेल कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। भाई जाहिर सी बात है, किसी को हीट करो तो उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं, बढ़ते हैं, कूल करो तो वो कंडेंस हो जाते हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देयर थर्मल एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर यूजुअली स्मॉल एंड आर नॉट नोटिसेबल। इतनी स्मॉल होती हैं कि हम उन्हें नोटिस नहीं करते, मगर दीज एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ। उतनी ही हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कैसे? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर दैन एट लो टेम्परेचर। मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड के, अगर हम उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर, क्योंकि लो टेम्परेचर वो वाइब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर लो होता है। ऑन हीटिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज है। जब हम हीट करते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाती है। दे पुश वन अनदर फादर अवे एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज। वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, जाओ दूसरे धक्का दूर करो दूसरे से। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कि जिस पर आप रेस्ट पर हो वहाँ से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड हमेशा जब बढ़ता है तो उसकी वाइब्रेशन भी बढ़ती है। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज इन लेंथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस। थर्मल एक्सपेंशन बढ़ने से क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्मॉलर एम्पलीट्यूड एट लो टेम्परेचर। अगर आप ए को देखो, स्मॉलर एम्पलीट्यूड है और लो टेम्परेचर पर एक दूसरे से थोड़ा क्लोज हैं, मगर पार्ट बी पे देखो तो लार्जर एम्पलीट्यूड हाई टेम्परेचर पर दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, इसको पढ़ते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, it has been observed that solids expand on heating and their expansion is nearly uniform over a wide range of temperature। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, नोटिस तो किया जा रहा है कि सॉलिड एक्सपेंड कर रहे हैं हीटिंग पे, मगर उनका जो यूनिफॉर्म, उनका जो हीटिंग एक्सपेंशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। हालांकि हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कंसिडर करो एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है L नॉट, जिसकी लेंथ है L नॉट, 0 नॉट कहते हैं। एट सर्टेन टेम्परेचर्स को हम कहते हैं T नॉट। ठीक है, लेट इट्स लेंथ ऑन हीटिंग टू अ टेम्परेचर T बिकम्स L। थस होगा क्या? अगर आपको डेल्टा L चाहिए लेंथ का चेंज, तो क्या होगा? L माइनस जो आपका लेंथ आपकी बढ़ी उसमें से माइनस कर दो जो आपकी इनिशियल लेंथ थी L नॉट, और डेल्टा T क्या होगा? जो आपने टेम्परेचर उसका बढ़ाया और शुरू में जो आपने उसको टेम्परेचर दिया T नॉट। It is found that change in length AL of a solid is directly proportional to its original length L naught। ठीक है, कहा यह गया कि जो आपकी सॉलिड की जो लेंथ होती है, जिसको हम कहते हैं एरिया इंटू लेंथ, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ L नॉट के, एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो इस तरह डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट एंड डेल्टा T। डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, याद करनी है। इसी तरह डेल्टा L को कांस्टेंट करने के लिए इज इक्वल टू लगा दो और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो अल्फ़ा। इसलिए डेल्टा L में क्या होता है? L माइनस L नॉट, और अल्फ़ा L नॉट डेल्टा T। ये अल्फ़ा क्या होता है मैं बताता हूँ। L अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। ये इक्वेशन ड्राइव करने को आती है। इसमें होता क्या है? जो अल्फ़ा होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस अल्फ़ा किसके बराबर होता है? डेल्टा L ओवर L नॉट डेल्टा T, जहाँ पर L नॉट क्या है आपका? मेटल रॉड की इनिशियल लेंथ, डेल्टा L क्या है? L माइनस L नॉट, और डेल्टा T क्या है? T माइनस T नॉट। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपको याद करने वाला है, ये पूरी डेरिवेशन आपको याद करने की है, बाकी आप इसको रीड कर लेंगे। एग्जाम्पल में आपको इसका न्यूमेरिकल वैसे आई थिंक बुक सिलेबस में नहीं है, मगर करना ये है आपको एक एग्जाम्पल इसकी सॉल्व कर लो खुद से घर में। ठीक है, आसान है, कर लो। ठीक है, और सिलेबस में भी चेक कर लो, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, वरना फिर मेरे ख्याल से आपके इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन होती है। इसमें होता है ये है कि बीटा आ जाता है, वहाँ पे अल्फ़ा होता है, यहाँ पर बीटा आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और वही चीज़ें होती हैं। सीधा सिर्फ वॉल्यूम का चेंज होता है, टेम्परेचर का चेंज होता है, ऊपर लेंथ का चेंज था और टेम्परेचर का चेंज था। इसको भी आप सॉल्व कर लेगा न्यूमेरिकल को, ये भी आसान है। देखो मैं इसलिए तेज़ भगा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है ना कोई इतना मतलब मुश्किल नहीं है जितना बच्चों को इसमें लगता है। क्या पढ़ाऊँ उसमें? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्यों पढ़ाऊँ जब मैंने लीनियर पढ़ा दी है? लीनियर जब मैंने समझा दी तो वॉल्यूम आप खुद पढ़ो। ठीक है, कूलिंग रेफ्रिजरेटर नेट पे जाओ, यूट्यूब से वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैंने बता दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हार्मफुल होते हैं। एवापोरेशन सबको पता है, इसका पैराग्राफ हीट करना होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इसका ग्राफ मैंने पढ़ा दिया है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मैंने पढ़ा दी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने पढ़ा दी है। इंटर कन्वर्जन मैंने पढ़ा दी है। तो और क्या चाहिए? चेंज ऑफ स्टेट चाहिए, मैंने वो पढ़ा दी। ग्राफ मैंने पढ़ा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है खुद से, क्योंकि मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि टाइम कम है और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको खुद पढ़ो। खुद पढ़ने से ये होगा कि आपको खुद इसमें समझ आएंगी चीज़ें। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्या नताइज होते हैं वो आप खुद पढ़ लोगे। एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो आप खुद पढ़ लोगे। बाई मेटल स्ट्रिप क्या होती है, और चलो हम ये पढ़ लेते हैं। बाई मेटल स्ट्रिप क्या होती है? ठीक है, होता ये है, अ बाई मेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। 2 डिफरेंट मेटल्स की थिन स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, सच एज ब्रास, एक हमने ब्रास ले लिया और एक हमने ले लिया आयरन, जो कि ज्वाइंट होते हैं टुगेदर, जैसे आपको दिखाया गया है फिगर के अंदर। एक आयरन की स्ट्रिप है और एक ब्रास की स्ट्रिप है नीचे वाली, वो दोनों ज्वाइंट होती हैं। जब हम स्ट्रिप को हीट करते हैं ऑन हीटिंग,
जो तो स्ट्रिप होती है ब्रास की वो मोर एक्सपेंड हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आयरन हीट करने पे। क्यों? दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप एज शोन द फिगर 8.19b। तो ये जो होती है आपकी बेंडिंग कर जाती है स्ट्रिप को। Bimetal strips are used for various purposes. Bimetal thermometers are used to measure temperature specifically in furnaces and ovens. फर्नेस और ओवंस में यूज़ होती हैं। Bimetal strips are also used in thermostats जो कि टेम्परेचर को स्टैटिक्स बताती हैं। Bimetal thermostat switch such as shown in the figure 8.20 ये bimetal thermostat का एक स्विच है used to control the temperature of the heater coil in an electric iron। इलेक्ट्रिक आयरन का जो हीटर कॉइल होता है उसको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। और बायोमेटल स्ट्रिप ऑफ ब्रास एंड आयरन बाय बेंडिंग ऑफ ब्रास आयरन बायोमेटल स्ट्रिप ऑन हीटिंग ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर थर्मल एक्सपेंशन। अगर इसका मतलब ब्रास ज़्यादा हीट करने पे एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब किसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है? ब्रास का, ठीक है। बेस ऑफ द ब्रास का लेंथ यानी कि थर्मल एक्सपेंशन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा ज़्यादा है ब्रास का एज़ कम्पेयर टू आयरन। ये एमसीक्यू के लिए नोट कर लो ये बात। सिमिलरली ये जो आपके पास फिगर 8.20 दी हुई है इसमें क्या है? करंट फ्रॉम सप्लाई, किसी स्विच से आपने करंट दिया, ठीक है। बायोमेटल थर्मोस्टेट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट एट प्रेजेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? ये आपकी कंट्रोल नॉब है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, और ये दो आपस की जो स्टील्स की स्ट्रिप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में हैं, ब्रास और आयरन। होगा ये आपने करंट दिया, वो करंट इलेक्ट्रिक कॉइल से होता हुआ हीटर में गया, हीटर से आपका होता हुआ बाहर गया, और ये आपकी बायोमेटल स्ट्रिप्स हैं। तो ये आपके पास स्विच दिखाया हुआ है बायोमेटल कंट्रोल का, बस इसको आपको समझना है और उस तरह पढ़ना है, कुछ इसमें खास डिटेल में नहीं जाना, बस जो मैंने समझाया उतना ही पढ़ना है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ये क्या होती है ये आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपका रियल एंड अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये आपका बीटा दिया हुआ है। इसमें होता है ये है द रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बी आर, रियल रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ऐसा वॉल्यूम एक्सपेंशन का रेट जो कि रियल हो, वो किसके ऑलवेज ग्रेटर होता है देन द अपेरेंट रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बी ए से, जो कि आपका प्रेजेंटली चेंज होता है उससे भी ग्रेटर होता है, बाय एन इक्वल अमाउंट टू द रेट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द कंटेनर बी जी। अब आपको समझ नहीं आई होगी ये बात। सबसे पहले तो आप एक्टिविटी को खुद रीड करो, और ये जो इक्वेशन इसका बस समझा रहे थे। ऐसा रियल रेट वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो कि एक असल में होता है रियल रेट, वो यानी कि इनिशियल किससे ज़्यादा होगा? बी आर किससे ज़्यादा होगा? बी ए, सॉरी बीटा ए, बीटा है नॉट बी, बीटा ए मतलब जो आपका प्रेजेंट यानी कि अपेरेंट चेंज है, जो आपके सामने मौजूदगी में चेंज हो रहा है वो, और इसी के साथ साथ उससे भी ग्रेटर होगा जो आपका वॉल्यूम ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर के अंदर है, बीटा जी। तो ये इक्वेशन आपको बस समझने की है, बाकी एक्टिविटी को आप खुद रीड कर लोगे, और ये फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को भी आप खुद रीड कर लोगे, ठीक है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। ये एक्टिविटीज़ असल में इसमें पढ़ने वाली हैं, बाकी इस चैप्टर में कोई इतना कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको डेफिनेशंस, डेरिवेशन, आपको स्पेसिफिक हीट की याद होनी चाहिए, और न्यूमेरिकल सिर्फ सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और स्पेसिफिक हीट के आने चाहिए, ठीक है। और बाकी कूलिंग रेफ्रिजरेटर का मैकेनिज्म पढ़ लो, ऑटोमोबाइल सिस्टम पढ़ लो, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पढ़ लो, और ग्राफ सबकी पढ़ लो, एक्टिविटीज़ सबकी पढ़ लो, बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इतना आसान। और सबकी वैल्यूज़ याद कर लो, वाटर की आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उसकी बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि ये डू यू नो वाला पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये एनोमोलस बिहेवियर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ओ माय गॉड, इतना मज़ेदार है, और उसको पढ़ते हैं। जब हम वाटर को कूल करते हैं बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो एक्सपेंड करती है अनटिल इट रीचेज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब तक वो 0 तक नहीं पहुँचती वो एक्सपेंड करती है जब हम उसको कूल करते हैं। ऑन फर्दर कूलिंग इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज सडनली एज इट चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम उसको फर्दर कूल करते हैं यानी कि माइनस में जाते हैं, तो वो आइस की शक्ल तैयार कर लेती है एग्जैक्टली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। व्हेन आइस, जब हम आइस को कूल करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि माइनस में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट करती है, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज लाइक सॉलिड्स, फिर उसका वॉल्यूम सॉलिड की तरह डिक्रीज हो जाता है। दिस अनयूजुअल एक्सपेंशन यानी कि पहले 2 दफ़ा एक्सपेंड होना और फिर तीसरी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होना, इज कॉल्ड एनोमोलस बिहेवियर एक्सपेंशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर। ये आपको समझने वाली बात है। कूल करोगे
4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे यानी कि 3 डिग्री पर तो एक्सपेंड होगी, जब तक 0 डिग्री पर नहीं जा रही। 0 डिग्री पर आप मज़ीद उसको कूल करोगे तो वो दोबारा क्या है इसका वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होगा जब तक वो आइस में नहीं बदल जाती। आइस में कब तक नहीं बदल जाती? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि वाटर चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड करती है। और जब आप उसको माइनस में करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है लाइक सॉलिड्स। दैट इज कॉल्ड एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स।